डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बजट सत्र 8 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस बार बजट जो है, बजट का आकार काफ़ी बड़ा होने वाला है। लेकिन बजट से पहले ही सियासी तापमान चरम पर है। जीतू पटवारी ने 3 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठाई है, तो सरकार इसे विकास एजेंडे पर केंद्रित सत्र बताकर आगे बढ़ना चाहती है। क्या ये सत्र आर्थिक दावा दिशा तय करेगा या राजनीतिक टकराव में उलझ जाएगा? यही आज की बड़ी बहस है। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, फिर हम करेंगे विस्तृत से चर्चा। फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 18 फरवरी को लगभग 4.70 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जाएगा। मोहन सरकार अपने तीसरे बजट को विकास की निरंतरता से जोड़कर पेश करना चाहती है। सरकार का फोकस रोजगार सृजन, औद्योगिक निवेश, किसान और ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन विस्तार पर है। तो हमारा सभी प्रकार के खनिज, पंजीयन, आबकारी, इन सारे विभागों के वित्तीय लक्ष्यों की हम प्राप्ति करेंगे, ये अपेक्षा आप सबसे है। और एक बार फिर चूंकि ये पूरा बड़ा अभियान है, उस बड़े अभियान में हमको दिन भर मनोयोग से बैठना भी है, उसका लाभ भी लेना है और हमारे यहाँ विधानसभा के आने वाले सारे प्रश्नों के समय पे जवाब देकर के विधानसभा के सत्र को भी आप अच्छे से संचालित करवाएंगे। लेकिन विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने 3 मंत्रियों के इस्तीफे को मुद्दा बना दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर 3 मंत्रियों को हटाने की मांग की। विधानसभा में इन मंत्रियों को ना बोलने देने की रणनीति भी बनाई गई है, यानी सत्र की शुरुआत टकराव से होने के आसार है। कैसे बजट का नियोजन सही तरीके से हो, कैसे कर्ज का बोझ घटे, किस तरीके से हम कम से कम कर्ज में अपना काम चला सकें और प्रदेश को संसाधन, प्रदेश का इकोनॉमी में आर्थिक संसाधन प्रदेश की काम से या उसके टैक्सेशन से कैसे बढ़े, इसको लेके गंभीर प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हम यह आग्रह करते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी का, विधायक दल का, नेता प्रतिपक्ष का, हमारे और भी जो एक्सपर्ट है उनका भी आप इसमें सहयोग लें। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और 3 स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है। पहला, सदन में तथ्य आधारित हमला। दूसरा, गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन। तीसरा, सड़क से विधानसभा तक विरोध पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। किसान के लिए कर्ज ले रही सरकार, किसान के लिए कर्ज नहीं लेगी। खुद के लिए कर्ज ले रही है, खुद की ब्रांडिंग के लिए कर्ज ले रही है, किसान वर्ष बना रही है। क्या बजट के अंदर किसानों को जो आपने वादे किए थे 3100 रुपये, 2700 रुपये धान और गेहूं के लिए, क्या सरकार देगी? क्या सरकार किसानों को कर्ज माफ करेगी? क्या किसानों को खाद समय पे मिलेगी? ये सब बातें हम बजट में बात करेंगे। वो मैं समझता हूँ कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, लेकिन किसान 2026 में भी रोएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके आंसू नहीं पोंछती। जिसको लेकर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये राहतों का बजट सत्र होगा या सियासत का अखाड़ा। ये सत्र तय करेगा कि सदन में संवाद मजबूत होगा या टकराव सुर्खियां बनेगा। नेतृत्व की परीक्षा है, विपक्ष की रणनीति की भी। सियासत जोरदार है, लेकिन जनता देख रही है जनहित की बात होगी या व्यर्थ का विवाद। सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी है, अब देखना है विपक्ष कितना भारी है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो चलिए इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। अजय धावले जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता है, स्वागत करता हूं मैं इनका।
रितेश त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर भूपेंद्र जी हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। मेरा पहला सवाल जो है अजय जी से ही है। अजय जी, लगातार कांग्रेस जो है नैतिकता का सवाल उठा रही है, क्या मंत्रियों को हटाने का विचार करेगी भाजपा? देखिए, मूल रूप से मुझे लगता है कांग्रेस नैतिकता पे बात ना करे ही तो बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र में नैतिकता का जिन्होंने आचरण नहीं किया, जिन्होंने नैतिकता को गिराने का काम किया है, ऐसे लोग जब इस प्रकार की नैतिकता की बात करते तो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सुशासन की राजनीति करती रही है और सुशासन की राजनीति के माध्यम से ही बार बार अपनी सरकारों को रिपीट करती है। देश में एक दौर वो होता था जब एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर सरकारें गिर जाती थी, लेकिन आज हमारे सरकार का वो दौर है जब एंटी इनकम्बेंसी को हमने प्रो इनकम्बेंसी में परिवर्तित किया है, जनता को सुशासन के साथ में जीना सिखाया और उसी जनता ने हमें बार बार जनादेश के माध्यम से लोकतंत्र में स्थापित किया है। रहा विषय कांग्रेस के इस्तीफा मांगने का, तो मध्य प्रदेश की जनता भली बात जानती है, भारतीय जनता पार्टी को विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश की जनता ने सत्ता में बनाकर रखा है, विकास के लिए सत्ता में बनाकर रखा है, सेवा के लिए सत्ता में बनाकर रखा है। जिन लोगों के आचरण हमने देखा है, चाहे सदन की बात करें या सड़कों की बात करें, जिनके आचरण लोकतंत्र की मर्यादा के अनुरूप नहीं रहे हैं, वो आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी आए थे, वो जिनसे उनकी अगवानी करवाने का कांग्रेस नेतृत्व ने निर्णय लिया, वो थे कुल सिंह बरैया जैसे लोगों से अगवानी कराने वाले राहुल गांधी जी यदि नैतिकता की बात करेंगे या उनकी कांग्रेस नैतिकता की बात करेंगी तो ये अपने आप में फिर से हास्यास्पद हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह है। निश्चित तौर पे जिन विषयों की बात कर रहे हैं, चाहे हम इंदौर वाले दूषित जल के विषय की बात कर लीजिए या हमारे मंत्री विजय शाह जी के स्टेटमेंट की बात कर लीजिए, इन सारे विषयों के लिए कहीं ना कहीं सरकार गंभीरता के साथ में चिंतन कर रही है। इंदौर वाले विषय पे हमने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जिन जिन लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता थी वो सरकार ने कार्रवाई को निश्चित की, जिन अधिकारियों को सस्पेंड करना था उनको सस्पेंड किया और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इस घटना की, इसके लिए सरकार प्रयासरत रही। क्योंकि हम सरकार में है, गवर्नेंस का ये महत्वपूर्ण अंग होता है कि कभी गवर्नेंस में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी। आपका सरकार का काम है कि किस प्रकार से हम कम से कम जान माल का नुकसान करते हुए लोगों को सुशासन के साथ में लोगों का जीना सुकर करें। दूसरा विषय जो विजय शाह जी वाला विषय है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सब जुड़ाई विषय है। ऑनरेबल कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा, जो भी ऑब्जर्वेशन रहेगा, जो भी डायरेक्शन रहेंगे, मध्य प्रदेश की सरकार ने अब तक के अक्षरशः उसका पालन किया और भविष्य में भी उन डायरेक्शन का, उन ऑब्जर्वेशन का हम अक्षरशः पालन करेंगे। इस बात के प्रति आप आश्वस्त रहिए। रही बात छिंदवाड़ा वाले कुलदीप वाले विषय की, तो जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री जी का इस्तीफा मांगने का काम ढूंढ फटाफट कर दिए, कांग्रेस को अपनी इंडिया अलायंस की पार्टनर तमिलनाडु की डीएमके की सरकार का इस्तीफा मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि कोल्ड्रिप जहां बनती थी वो तमिलनाडु में था। हमारी सरकार ने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके उस आरोपी को तमिलनाडु से पकड़ के लाया था। मध्य प्रदेश की सरकार से प्रश्न पूछने की जगह कांग्रेस को अपने जो गठबंधन के साथी है उनसे आग्रह करना था कि आप उस आरोपी को मध्य प्रदेश को सौंपिए। मूल रूप से राजनीति भर करने के लिए यदि कांग्रेस इस प्रकार के प्रपंच रची है, मध्य प्रदेश की जनता इन प्रपंचों का उत्तर देना जानती है। ठीक है रितेश जी, देखिए विधानसभा का कोई भी सत्र हो काफी अहम माना जाता है। ऐसे में जो मंत्रियों के इस्तीफे का आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, इससे नहीं लगता कि जो असल मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष में है आप, तो आप लोगों का दायित्व भी है कि जनता का जुड़ा मुद्दा आप सत्ता पक्ष के सामने रखें जो जनता को परेशानी है, लेकिन मंत्री के इस्तीफे को जिस तरह से आप लोग मुद्दा बना रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि असल मुद्दे पीछे छूट जाएंगे? इस आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, कुलेश्वर जी। और अभी भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता और हमारे मित्र अजय धवले जी ने जो बातें कही, वो तो मुझे इस तरह से टेप रिकॉर्डर बज रहा है और उसकी वास्तविकता से कोई दूर दूर तक कोई संयोग नहीं है, कोई बात नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और हवा में बात कर रहे हैं, जैसे मैं मध्य प्रदेश में भी नहीं रहता, आप नहीं रहते, ये नहीं रहते। ये कह रहे हैं हमने फूल सिंह बरैया ने कहा, फूल सिंह बरैया का स्टेटमेंट आया कि मेरा जो कहना था मैंने किसी का कोड किया है, उस बुक को मैंने कोड किया है, वो बुक का उन्होंने वो दिया, रेफरेंस दिया। अब इन पर आते हैं दूषित जल के बारे में। आपके मंत्री का बयान था, घंटा कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने क्या मंत्री को हटाया धवले जी? विजय शाह ने कहा कर्नल सोफिया आतंकियों की बहन है, देश की ऐसी रणबांकुर बेटी जो देश के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है, उसको आपका मंत्री, एक जुबान मंत्री कह रहा है कि वो आतंकियों की बहन। क्या कार्यवाही की अजय धवले जी? आपके राज में प्रतिभा बागरी का भाई ड्रग्स बेचते, गांजा बेचते पकड़ा गया, क्या कार्यवाही की भाई साहब?
आपकी राज में विजय शाह ने बहनों से कहा कि तुम पैसा लेके आती हो। आपके राज में इंदर सिंह कंसाने ने किसानों को दलाल कहा, घूसखोर कहा, किसानों को क्या क्या अपशब्द नहीं कहे, क्या क्या कार्रवाई हुई आपके राज में। पूरे मध्य प्रदेश में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, क्या क्या कार्रवाई हुई। आपका पूरा प्रदेश आज जितना हमारा बजट है उससे ज्यादा कर्ज हम ब्याज चुका रहे हैं। स्वप्निल जी इनसे पूछिए, अगर मैं गलत जवाब दे रहा हूं तो पूछिए क्या कार्रवाई हुई। मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आने वाला था, कितने लाख करोड़ आए जरा इसके बारे में बताइए जरा अपने श्री मुख से। मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं। पलायन की दृष्टि से हम तीसरा राज्य है, प्रति किसान पर 72,000 रुपए, हर किसान की दैनिक आय 20 रुपए। ये सब बातों पर डिस्कस। बेरोजगारी में हम आप शिखर पर जाकर बैठे हुए हैं। रोजगार के नाम पर आत्महत्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इन सब में बात नहीं हो रही। और आप लोग को क्या दे रहे हो, आप लोग को दे रहे हो मल मूत्र मिला हुआ पानी, और मंत्री कह रहा है घंटा कोई असर नहीं पड़ता। और किसान लगातार खाद बिजली के लिए, पानी के लिए संघर्ष कर रहा है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ हवा की बातें होती है, धरातल पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। इस मध्य प्रदेश की हालत इतने बदतर हो चुके हैं कि यह सांस लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आंख में पट्टी बांध के चारों, और आप चरित्र की बात कर रहे थे, धाकड़ कौन सी पार्टी से आता है? एप्स्टीन फाइल में किस प्रधानमंत्री का नाम आया? कौन अमेरिका के सामने शरणागत है? 18% टैक्स इस देश के ऊपर लगाया गया, छोटे छोटे देशों को कर्ज फ्री कर दिया गया। ठीक है। और आज हम अमेरिका के ऊपर क्या लगा रहे हैं? 3% से 18%, और उसकी खुशी मना रहे हैं। 10 सालों तक इन्होंने जीएसटी के नाम पर व्यापारियों को पेरा, और अब उसी जीएसटी की खुशी मना रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म आनी चाहिए। जब कांग्रेस ने छोड़ा था भारत को, तब 58,000 करोड़ का कर्ज था। आज भारत के ऊपर 2 लाख, चलिए ठीक है करोड़। रितेश जी मैं आऊंगा, अजय जी मैं आपके पास भी आऊंगा। करते हैं धाकड़ के ऊपर तक तो कार्रवाई, जो धाकड़ पर कार्रवाई नहीं कर पाए वो नैतिकता की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है रितेश जी मैं आऊंगा आपके पास। मैं छोटा सा सवाल भूपेंद्र जी से ले लेता हूं। सर विधानसभा का सत्र काफी अहम होता है, और ऐसे में जो मंत्रियों को जो इस्तीफे वाली बात है, क्या सच में ये बड़ा मुद्दा है सिर्फ, क्या राजनीतिक रणनीति है ये? देखिए ये 16वीं विधानसभा है, और 16वीं विधानसभा 2023 में गठित हुई थी, और इसका कार्यकाल 28 तक है जी। और ये 7वीं विधानसभा आहूत हो रही है, 7वीं बार। और ये बजट सत्र है। बजट सत्र महत्वपूर्ण होता है। इसमें सरकार अपनी पुरानी खाका योजना बनाती है कि हमको किस तरह खर्चा करना है और हमारी क्या योजनाएं हैं, और उसके तहत कार्यक्रम होता है। और ये आगामी अपने मध्य प्रदेश को चलाने के लिए तैयारी होती है, कहाँ से पैसा आएगा, किस तरह से आएगा। तो ये सत्र 16 तारीख से शुरू होगा और लगभग ये 6 मार्च तक चलेगा। इसमें 19 दिन और लगभग 12 बैठकें होंगी। इसमें होली का अवकाश भी आएगा साथ में। तो ये निश्चित रूप से ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह इस फोरम पे अपने दृष्टिकोण को आर्थिक रूप से रखेगी, और विपक्ष अपने जो साल भर के और जो आर्थिक बजट है उसके रूप में किस तरह से वो घेर सकती है, उसको घेरेगी। तो अब आप मानिए इसकी जैसे जिस तरह से शुरुआत होती है, 16 तारीख को राज्यपाल जी अपना अभिभाषण रखेंगे, 18 तारीख को बजट आएगा। अब अभिभाषण में क्या उनकी वो सरकार तैयार करती है, और उसको राज्यपाल एक औपचारिकतापूर्ण दृष्टिकोण से रखते हैं, और उसके बाद फिर उसमें बहस होती है और फिर वो पारित होता है। आज तक हमने जो मोहन सरकार की जितने भी बजट अभी आए या जितनी भी आहूत हुई है विधानसभा, वो पूरे सत्र नहीं चल पाई वो, और जितने उनने बिल लाए वो सब पारित उन्होंने कराए। इसमें भी बिल लाएंगे, अनुपूरक बिल लाएंगे, प्रश्नोत्तरी रहेगी, जो विधायकों के प्रश्न रहेंगे, विधायी कार्य भी होंगे। भूपेंद्र जी मेरा छोटा सा सवाल इसी में था सर, जो कांग्रेस मुद्दा उठा रही है क्या वो असल मुद्दे हैं? क्योंकि देखिए जनता की उम्मीद विपक्ष से भी बहुत उतना ही रहता है जितना सत्ता पक्ष से रहता है। जीतू पटवारी जी ने पत्र लिखा है, कहा है कि तीनों मंत्रियों को इस्तीफा दिया जाए। क्या वो तीनों मंत्री इसके जिम्मेदार हैं? क्या उनको इस्तीफा मंजूर करना चाहिए? देखिए राजनीति विपक्ष की पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए इंदौर में बहुत बड़ी घटना हुई और लगातार संख्या बढ़ी, और वो दूषित पानी के कारण जिस शहर का नाम लगभग 7 या 8 बार स्वच्छता अभियान में जीता है, और वहाँ की ऐसी व्यवस्था रही, निश्चित रूप से प्रश्न खड़े करते हैं। फिर उसके बाद वहाँ के मंत्री के द्वारा जिस तरह से उन्होंने एक पत्रकार के, एक जो माने हुए पत्रकार हैं और
चैनल है, अनुराग द्वारी कुछ उनके जवाब में ऐसा कहा, वो भी एक बना जिस पे उनको फिर बैक आना पड़ा। तो वो भी है, छिंदवाड़ा की घटना है, कानून व्यवस्था है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, ये राजनीतिक रूप से वो तो सरकार के ऊपर है, ये तो दबाव बनाने की स्थिति करेंगे। और विजय साय वाला मामला है, विजय साय मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमारी फाइनल रिपोर्ट पे एक्शन लीजिए, एसआईटी ने जो कि सरकार उसको लंबित करे हुए, मतलब विपक्ष की तैयारी इस समय है सरकार को घेरने के लिए। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास, अजय जी से ले लेता हूँ। अजय जी, आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें रखी है, उसका जवाब दे दीजिए आप। जी, तो मेरे काबिल मित्र रितेश जी जिस प्रकार से उन्होंने बातें कही है, तो राज्यों के कर्जों के आंकड़े की मुझे लगता है कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में बैठते हैं तो हम लोग एक सामान्य व्यक्ति की जगह हम एक पार्टी का चेहरा होते हैं और एक पार्टी की आवाज होते हैं, और निश्चित रूप से हमारा ये काम होता है कि उस पार्टी की आवाज को हम व्यवस्थित रूप से जनता के सामने पहुंचाएं। जैसे उन्होंने कर्जों के आंकड़े रखे कि मध्य प्रदेश में बजट से अधिक कर्ज हो गया, तो मध्य प्रदेश डेब्ट टू जीडीपी रेशो, एक इकोनॉमिक का प्रिंसिपल होता है, डेब्ट टू जीडीपी रेशो में मध्य प्रदेश वेल विद इन द लिमिट कर्जा ले रहा है और उस कर्जे का उपयोग कर रहा है। हम कभी भी लोन डिफॉल्टर नहीं हुए, हमने हमारे लोन का समय पे उनकी किस्तों का भुगतान किया, इसलिए मध्य प्रदेश को कर्जा मिलता है। ये कर्जा लिया जाता है, उसके कारण भी है कि हमें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार है, इसके लिए ले रहे। अब विषय आ जाता है कि क्या कांग्रेस की प्रणीत राज्य सरकारें कर्जा नहीं लेती? तमिलनाडु पे 7.5 लाख करोड़ का कर्जा है, इंडिया अलायंस की पार्टनर डीएमके की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, 3 लाख करोड़ का कर्जा है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस की पार्टनर ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, 7,20,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। ये सारे कर्जों के आंकड़े होते हैं। अब दूसरा विषय आ जाता है कि उन्होंने कहा एक्सट्रीम फंड में प्रधानमंत्री जी का नाम आ गया। आपको गर्व और गौरव होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम एक्सट्रीम फाइल में देश के कई राष्ट्र प्रमुखों के नाम उसमें आए हैं, लेकिन सेक्सुअल फेवर के लिए आए। हमारे राष्ट्राध्यक्ष का नाम उसमें आया है कि अपने देश में इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए प्रधानमंत्री जी का नाम 2-3-4 बार जगह है, लेकिन उसमें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का भी नाम है। सोनिया गांधी जी तो प्रश्न भी पूछ रही है कि हाउ टू विन इलेक्शन। 2014 का सोनिया गांधी जी का मेल आप देख लीजिए। उसके बाद में इन्होंने बात की थी कि किस प्रकार से धाकड़ जी की बात कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो इस प्रकार के ओछे काम करने वाले व्यक्तियों को कभी संरक्षण मिला, ना उनके विरुद्ध कभी सरकार ने कार्रवाई करने में कभी कोताही बरती है। लेकिन सरला मिश्रा, भवरी देवी के कांड के बाद में कांग्रेस ने अपने लोगों पे किस तैयारी के साथ में कार्रवाई की थी, उसके उदाहरण भी रितेश जी को हमारे समक्ष रखने चाहिए। डिबेट गंभीरतापूर्ण मुद्दों पे, सार्थक विषयों पे होनी चाहिए। हम प्रवक्ता हैं, हम व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ के यदि डिबेट करने लग जाएंगे रितेश जी, तो मुझे लगता है देश में ये सार्थक चर्चा का स्तर गिर जाएगा। आज विषय है कि मध्य प्रदेश की सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस जैसे प्रमुख विपक्षी दल को क्या आवश्यकता है, किन 4 बिंदुओं पे काम करना चाहिए। आपने कर्जे का विषय रखा, मैंने आपको देश के अन्य राज्य सरकारों के कर्जों के आंकड़े रखे, लेकिन इन कंपैरिजन टू आप बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश में जो बीमारू राज्य हुआ करता था 2003 के पहले, आज वो बीमारू मध्य प्रदेश देश के 10 बेमिसाल राज्यों में है, देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला। ठीक है, चलिए रितेश जी से ले लेते हैं जवाब। रितेश जी, क्या स्थानीय मुद्दे कम पड़ गए हैं जो अपने को सेंट्रल मुद्दा रखना पड़ रहा है? नहीं, तो ये क्या इंदौर के पानी की अगर बात कर रहा हूं तो क्या ये आउट ऑफ इंडिया का बात कर रहा हूं, या इनके मंत्री की बदजुबानी की बात कर रहा हूं, तो या आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। भोपाल में 26 टन गौमांस पकड़ा गया और गौ संवर्धन की बात करते हैं, राष्ट्रमाता बनाने की बात करते हैं। क्या ये आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ सिलेबस की बात कर रहा हूं, ये तो क्षेत्रीय मुद्दों की बात कर रहा हूं ना। 26 टन मांस में, गौमांस में किसको आपने दोषी ठहरा, बताइए ना। आपने कितनी फटकार लगाई जब प्रतिमा बागरी ने रोड की जांच की, इंक्वायरी की, तो आपने फटकार लगाई, बुला के मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई। इनका खुद का सीएस कह रहा है कि पूरे प्रदेश के कलेक्टर घूस लेते हैं, भरे समाचार पत्रों में छप के आ रहा है। अब इससे बड़ी भ्रष्टाचार का कौन सा पैरामीटर होता है धवले जी? चिकनी चुपड़ी बातें करने से सच्चाई को आप नकार नहीं सकते। इस मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार भी चरम पर है, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की हालत आप लोगों ने बद से बदतर बना डाली है और ये कुपोषित राज्य है। 8,000 विद्यालय आपने बंद कर दिए हैं। आपके हाल ये हो रखे हैं कि आप 5-5 बच्चों को HIV पॉजिटिव कर देते हो। कितने लोगों पे FIR दर्ज किया आपने, कितने लोगों को टर्मिनेट किया, कितने लोगों को शोकॉज नोटिस जारी किया, कितने नेताओं पर आपने कार्रवाई की इंदौर में, कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की, किसानों पर जो
किसानों के ऊपर जो बर्बरता। ठीक है, वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। रितेश जी, अजय जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब सुन लेते फिर मैं आपके पास आऊंगा। अजय जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है रितेश जी बार बार वही विषय उठा रहे हैं। कांग्रेस हर सत्र के पहले इस प्रकार से मंशा के साथ में आती है कि इसको सत्र व्यवस्थित रूप से नहीं चलने देना है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का जनादेश बड़ा स्पष्ट है। गुड गवर्नेंस हमारी सरकार ने स्थापित किया है। जो जो लोग दोषी रहेंगे, चाहे आप अनेक उदाहरण गिना दीजिए, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है, चाहे वो कितना भी कोई रसीददार क्यों न हो। हमारी सरकार ने कार्रवाई सुनिश्चित करके ये स्थापित कर दिया कि सरकार किसी की सगी नहीं है। लेकिन विषय यह आ जाता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल को राजनीति से परे भी सरकार के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल सिर्फ और ठीक है रितेश जी, अजय जी का साफ तौर पे कहना है न्याय हमारी सरकार कर रही है। रितेश जी, मैंने तो बता दिया, अब ये क्या है कि अब क्या बोले, कोई सब तो इनका बचा नहीं है। मैंने गिना दिया, इंदौर में, छिंदवाड़ा में भी मैं भूल गया था, 28 बच्चों को इन्होंने जहरीली सिरप पिला दी। बताइए किस पे कार्रवाई हुई? एक आदमी का नाम बताएं किस पर कार्रवाई हुई, बताइए बताइए धौले जी, बता दीजिए किस पर कार्रवाई हुई? इंदौर के केस में, छिंदवाड़ा के केस में, जहां कोल्ड ड्रिंक बन रही थी वो तो तमिलनाडु में था। को नहीं मांगा गया, कोल्ड ड्रिंक जहां बन रही थी वो तो तमिलनाडु में था। धौले जी के पास आप पूछिए इनसे। तमिलनाडु में कोल्ड ड्रिंक बन रही थी, वो फैक्ट्री तो तमिलनाडु में थी ना। आपने कार्रवाई की मांग की कभी कि तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए? अरे भाई, ऐसे सिलेक्टिव राजनीति नहीं होती रितेश जी। सरकार का पर है ना, तमिलनाडु में जिसको रितेश जी, भोपाल में हजारों लोगों को इतना सेंस नहीं है कि जिम्मेदार रहते हैं पुलिसवर जी। रितेश जी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पे तुम अपने लड़के को ठीक करो, अपनी सरकार को तो ठीक करो। तुमको तमिलनाडु से क्या मतलब है? तुमको छत्तीसगढ़ से क्या मतलब? तुम मध्य प्रदेश की बात करो। कांग्रेस की सरकार का समर्थन है तमिलनाडु डीएमके की सरकार को। मध्य प्रदेश। चलिए ठीक है भूपेंद्र जी से संक्षिप्त सवाल है। भूपेंद्र जी, बजट सत्र से उम्मीद तो जनता को बहुत है सर, आप कैसे देख रहे हैं इस बार का बजट जो आने वाला है? देखिए, पिछली बार का बजट जो 25-26 का था वो 4.21 लाख करोड़ का था जी, और ये लगभग 4.71 लाख करोड़ का है। तो निश्चित रूप से बजट की बढ़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार पे ध्यान देना पड़ेगा। जो निवेश के लिए अभी दाऊस भी गए थे मुख्यमंत्री, वो भी क्या निवेश आया है। और सबसे चीज़ है लाइन ऑफ ऑर्डर की। यहाँ पे अभी लव जिहाद के बहुत से मामले आए हैं, अशांति के बहुत से मामले आए हैं, चाहे रतलाम हो चाहे उज्जैन हो, इन शहरों में काफ़ी कुछ हुई है। दूसरी सबसे बड़ा इंदौर का जो मामला है वो भी उसके लिए सरकार वो घेरा जा सकता है। सरकार के लिए काफी कुछ घेरने के लिए है। दूसरी बात, जो राजकोष की घाटा है वो 4.7 पहुंच गया है, जो 3 पॉइंट के लगभग होना चाहिए, वो बढ़ रहा है। तो ये भी एक सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। सरकार ने अभी ही कुछ कर्जा लिया है, तो ये जो बेनिफिशियल स्कीमें हैं, लेकिन वो ठीक है कि सरकार, लेकिन राजकोषीय घाटा बढ़ना भी एक दिक्कत की बात है सरकार के लिए। लेकिन चलिए भूपेंद्र जी, समय भी अब इजाजत नहीं दे रहा है। बजट से तो लोगों को उम्मीद हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसमें आमने सामने। फिलहाल आप तीनों मेहमान हमारे से जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का बजट सत्र आने वाला, लेकिन उसके पहले जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हो गई है। लगातार कई मुद्दे को लेकर विपक्ष अभी से हमलावर है। तो कुल मिलाकर सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी, लेकिन वही सत्ता पक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। तो फिलहाल बजट सत्र कैसा होगा, किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता को बजट मिलता है, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।